नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे आईसीएफ कोर्स के बारे में। तो आईसीएफ कोर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। आईसीएफ कोर्स का पार्ट 1 देखेंगे। इसके कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं, तो आज इसे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहले डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोच, यानी कि जो कोच है उसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कैसे क्या क्या है। इसमें पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ कोच। तो टाइप ऑफ कोच में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिख रहा है ये 3 तरह के कोच हैं, ठीक है ना। आईसीएफ कोच, एलएचबी कोच और हाइब्रिड कोच। जो आईसीएफ कोच है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। आईसीएफ कोच का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि पेराम्बूर चेन्नई में है, ठीक है। और ये जो मैन्युफैक्चर होता है, यानी कि आईसीएफ जो पेराम्बूर चेन्नई में है वहाँ पे, और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में मैन्युफैक्चर होता था, ठीक है ना। वर्तमान समय में अब जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है आईसीएफ कोच का अब नहीं हो रहा है। अब इसमें इसके स्थान पर जो है एलएचबी कोच की जो है मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, ठीक है ना। जो कोचेस पुराने मैन्युफैक्चर हो चुके हैं तो बस उसी को मेंटेन करके चलाया जा रहा है। अब धीरे धीरे जो सवारी गाड़ी है वो सब एलएचबी में कन्वर्ट हो रही है। दोस्तों देखते हैं एलएचबी कोच, जो लिंक हाफमैन बुक है। तो ये जो है जर्मन के साइंटिस्ट थे, तो इन्हीं के नाम पे जो है एलएचबी कोच पड़ा हुआ है। तो एलएचबी कोच में क्या होता है, इसमें फियर बोगी होती है। फैब्रिक एटिलिना डी ऑटोमोबाइल टोरनो इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो बॉडी सेल होता है, कार बॉडी सेल, वो लिंक हाफमैन बुश, ये जो जर्मन के साइंटिस्ट थे। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है, ये जो मैक्सिमम स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर होती है एलएचबी कोच की। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं तीसरे में, तो है हाइब्रिड कोच। जो हाइब्रिड कोच है जिसमें क्या होती है कि इसकी जो एलएचबी बॉडी अनमॉडिफाइड आईसीएफ होगी, यानी कि जो इसकी बॉडी होती है कार बॉडी होती है, जो इसकी कार बॉडी होती है, तो ये जो होती है एलएचबी की बनी होती है, एलएचबी की रहती है, ठीक है ना। और जो इसकी ट्रॉली होती है, वो मॉडिफाइड आईसीएफ होती है। मॉडिफाइड आईसीएफ का मतलब ये हुआ जो इसका सेकेंडरी सिस्टम होता है, सेकेंडरी सस्पेंशन होता है, वो जो होता है एयर बेलो होता है। एयर बेलो यानी कि एयर स्प्रिंग लगा रहता है वहाँ पे। जैसे कि आईसीएफ कोच जो होता है तो उसमें जो है सेकेंडरी सस्पेंशन जो होता है स्टील कॉइल स्प्रिंग होती है, बट उसके स्थान पर जो हाइब्रिड कोच होता है तो इसका जो कार सेल होता है या तो एलएचबी बॉडी की बनी होती है, ठीक, जिस तरह की एलएचबी की डिज़ाइन होती है, बट इसका जो नीचे का पोर्शन होता है जिसको हम बोगी कहते हैं, जो बोगी होती है ये जो है हाइब्रिड टाइप की होती है, हाइब्रिड बोगी, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड आईसीएफ बोगी। जिसमें क्या होता है कि जो हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम होता है वहाँ पर जो है एयर बेलो लगाए जाते हैं, जिसपे कि हमारा बॉलिस्टर मतलब कि रहता है उसके ऊपर। अब हम देखते हैं आईसीएफ एलएचबी में कुछ मेन अंतर क्या रहता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि इधर दिया हुआ है आईसीएफ दिया हुआ है, इधर एलएचबी दिया है या हाइब्रिड टाइप का दिया है। तो लेंथ ओवर बफर, यानी जो आईसीएफ कोच की लेंथ ओवर बफर है, ठीक है, ये 2296 mm होता है, 2297 mm कहीं दिया रहता है, ठीक है ना। और जो हमारा एलएचबी कोच का होता है ये 24,000 mm होता है। लेंथ ओवर हेड स्टॉक, यानी जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक है यह है 21,337 mm, 21,337 mm, कहीं कहीं 336 mm दिया रहता है। और इसका एलएचबी जो रहता है 23,540 mm रहता है। अगर विड्थ पूछा जाए, जो आईसीएफ कोच की जो विड्थ होती है ये होती है 3245 mm, और जो एलएचबी कोच की विड्थ होती है यह होती है 3,030 mm, 330 mm। हाइट फ्रॉम रेल लेवल, द
रेल लेवल से जो हाइट है, जो पुराना था उसमें था ये 3886 mm, बट नए वाले में जो है 4025 mm, 4025 mm जो है इसकी न्यू हाइट है फ्रॉम रेल लेवल। और एलएचबी कोच की जो हाइट होती है वो भी लगभग 4025 mm, यानी कि 4025 mm इसकी भी है, यानी कि दोनों की जो हाइट है लगभग वर्तमान में सेम है रेल लेवल से। कोडल लाइफ जो होती है आईसीएफ की तो 25 ईयर होती है और एलएचबी की जो होती है 30 ईयर रहती है, यानी कोडल लाइफ जो है एलएचबी की ज़्यादा है। ये था दोस्तों डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोच, ठीक है ना। कितने तरह के कोच होते हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा, आईसीएफ, एलएचबी कोच और हाइब्रिड कोच। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है आईसीएफ कोच, यानी कि आईसीएफ कोच के जो है मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इसके मेन कंपोनेंट हम लोग देखते हैं। तो अंडर फ्रेम जो होता है, सोल बार होता है, हेड स्टॉक होता है, ट्रेंजम होता है और लॉन्गिट्यूडिनल बार होता है, यानी कि जो इसका फ्रेम होता है कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है। जो साइड में होता है उसको कहते हैं इस तरीके से, मान लीजिए फ्रेम है, ये जो साइड का होता है इसको कहते हैं सोल बार, यानी कि इधर साइड का और इधर साइड का दोनों क्या कहते हैं, सोल बार है। ये जो होता है इसको कहते हैं हेड स्टॉक, हेड स्टॉक। और ये जो बीच का पोर्शन होता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं ट्रेंजम, ट्रेंजम। और ये जो पोर्शन होता है जिसमें कि हमारे बीएमबीसी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जिसमें माउंटेड होता है, ठीक ना, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल बार, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इसमें जो है 4 तरह होते हैं। सोल बार जो साइड फ्रेम होते हैं, और जो हमारे इधर इस तरह साइड फ्रेम होते हैं उसके हेड पे, तो उसको बोलते हैं हेड स्टॉक। फिर उसके जो बीच का होता है उसको कहते हैं ट्रेंजम। और इधर जो जिसमें कि हमारा बीएमबीसी माउंटेड होता है, ब्रेक सिलेंडर माउंटेड होता है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बार। प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है हमारा डैश स्पॉट स्प्रिंग होती है, फिर यहाँ पे डैश स्पॉट प्रोटेक्शन ट्यूब होता है, एयर बेल्ट स्क्रू होता है, एयर एक्सल बॉक्स सेफ्टी बोल्ट होता है, एक्सल बॉक्स विंग्स एंड लग होता है, सेफ्टी स्ट्रिप एंड सेफ्टी लूप होता है, एक्सल बॉक्स प्लेट होता है। ये सब जो है प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में आते हैं। सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम में जो आता है उसको देख लीजिए। सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम में जो आता है, बोगी बोल्स्टर अपर प्लैंक आता है यहाँ पे, फिर उसके बाद बोगी बोल्स्टर लोअर प्लैंक आता है, सस्पेंशन लिंक पिन एंड स्टोन आता है, बोल्स्टर स्प्रिंग, वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर, सेफ्टी स्ट्रिप एंड सेफ्टी लूप, इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड, एंकर लिंक, सेंट्रल पिवट स्प्लिट पिन एंड कप, साइलेंट ब्लॉक आता है, साइड बीरर हाउसिंग आती है, साइड बीरर मेटल प्लेट आता है, साइड बीरर ब्रॉन्ज बीयरिंग पीस आता है। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रेक गियर में क्या क्या आता है। तो ब्रेक गियर हमारा आता है, ब्रेक बीम हो गया, ब्रेक बीम हैंगर एंड सेफ्टी ब्रैकेट हो गया, ब्रेक सेफ्टी वायर रोप वायर हो गया, ब्रेक शू एंड की, फ्लोटिंग लीवर, कर्व पुल रॉड हो गया, इक्वलाइजिंग ट्रस बार हो गया और पाम एंड। ये जो सब हैं ब्रेक गियर में आते हैं। ये जो हैं आईसीएफ के जो हैं मेन कंपोनेंट्स हैं। अब दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं फिगर में, यहाँ जैसे दोस्तों दिख रहा है, तो ये जो है साइलेंट फीचर ऑफ द आईसीएफ बोगीज का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो है जो दिख रहा है यहाँ पे, इधर देखिए, ये जो है सेफ्टी स्ट्रिप है, ये जो है बीएसएस है जिसको बोलते हैं बोगी सस्पेंशन हैंगर,
BS बोगी सेकेंडरी सस्पेंशन भी कहते हैं। ये जो है बोगी सस्पेंशन हैंगर है जो कि अपर प्लंग लोअर प्लंग क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है लोअर स्प्रिंग बीम है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये लोअर स्प्रिंग बीम है। और इधर ऊपर जो दिख रहा है ये है वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ पे जो स्प्रिंग दिख रही है इसको वो कहते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग। यहाँ पे जो स्प्रिंग दिख रही है इसको जो है प्राइमरी सस्पेंशन बोलते हैं, प्राइमरी स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। और इसको जो कहते हैं ये जो है इधर ये है एक्सल बॉक्स स्प्रिंग यहाँ पे। और इसका जो व्हील बेस होता है यानी कि एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच का जो डिस्टेंस होता है तो व्हील बेस कहते हैं, ठीक है ना। एक ही ट्रॉली में, सेम ट्रॉली में एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर से मेजर करेंगे। इसके जहाँ फेस प्लेट है ये जो है 2896 mm होता है, इसको कहते हैं व्हील बेस, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये है हमारा व्हील बेस। अब दोस्तों इसमें भी देखेंगे फिगर में जो दिखाया है आईसी बुक के बारे में। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये है हमारा इक्वलाइजिंग स्टे, यहाँ पे जो दिख रहा है इक्वलाइजिंग स्टे दिख रहा है। अभी दिख रहा है बोगी बोलिस्टर, यानी कि जो ये नीचे तरफ दिख रहा है ट्राली के नीचे यानी कि ट्रेंजम के नीचे ये जो है हमारा बोगी बोलिस्टर है। और ये जो होता है बोगी बोलिस्टर के ऊपर जो होता है हमारा साइड बैरियर होती है, ठीक है। इसी में हमारा मेटल प्लेट और ब्रॉन्ज पीस का अरेंजमेंट रहता है। और इधर जो दिख रहा है एक ब्रेक बीम है, इधर जो नीचे दिख रहा है इसको कहते हैं ब्रेक बीम। और इधर जो दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये ब्रेक ब्लॉक हैं। यहाँ पर क्लियर इमेज नहीं आ रही है, ठीक है ना, जो कि व्हील के साथ वो जो है उसका कॉम्बिनेशन रहता है ब्रेक शू ब्रेक ब्लॉक। इधर जो दिख रहा है बीच में यह है सेंटर पिवेट। और इधर जो दिख रहा है नीचे ये वाला इसको कहते हैं एंकर लिंक, ये जो है एंकर लिंक है, यानी जो हमारा ट्रैक्टिव ब्रेकिंग फोर्स होता है इसी के थ्रू एंकर लिंक के थ्रू ही जो है ट्रांसफर होता है कोच टू बोगी एंड बोगी टू कोच। अब हम कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि बोगी इज डिजाइन टू रन ऑन इंडियन ब्रॉड गेज ट्रैक। जो ब्रॉड गेज का जो ट्रैक है जिसको 1676 mm होती है ब्रॉड गेज, ठीक है। यहाँ पे 4 तरह के गेज होते हैं, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, एक होता है नैरो गेज, एक होता है लाइन नैरो गेज, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो है ब्रॉड गेज पे चलने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। दूसरा इसमें कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ द कॉइल स्प्रिंग एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन सो डेट द बोगी इज नोन एज ऑल कॉइल स्प्रिंग। यानी कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन जो होता है इसमें कॉइल स्प्रिंग होती है, इसीलिए इसको बोगी बोलते हैं ऑल कॉइल बोगी, यानी कि ऑल कॉइल बोगी इसको कहा जाता है। तीसरे में कह रहा है कि बोगी हेड स्टैक इज प्रोवाइडेड विथ प्रेस्ड टी सेक्शन एंड बोलिस्टर बार इज विथ प्रेस्ड आई सेक्शन बट एट द लोकेशन ऑफ द लिंक ब्रैकेट इट इज इन बॉक्स सेक्शन, ठीक है दोस्तों। चौथे में कह रहा है कि ट्रेंजम प्रीवियसली इट वाज इन अ सी सेक्शन बट नाउ अडेज इट इज ए बॉक्स सेक्शन बट टू बी मोर रोबस्ट। इसका जो व्हील बेस होता है दोस्तों ये वो 2896 mm का होता है। 6 में कह रहा है कि वेट ट्रांसमिशन बाय 2 साइड बैरियर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ द 1600 mm, यानी जो साइड बैरियर होते हैं, ठीक है, जो कि बोलिस्टर पे हाउस्ड होते हैं। तो एक साइड बैरियर से दूसरे साइड बैरियर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो जो होता है 1600 mm का होता है। साथ में कहा कि गाइडेंस ऑफ द बोगी लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल बोथ विद द यूज ऑफ द सेंटर पिवट पिन लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बोलिस्टर, यानी कि जो बोलिस्टर का सेंटर होता है वहीं पर सेंटर पिवट के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। 8वें कह रहा है तो व्हील गाइडेंस लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल बोथ विद द यूज ऑफ द 2 नंबर्स ऑफ डैशबोर्ड गाइड पर एक्सल बॉक्स विंग्स वेल्स एट सोल बार।
दोस्तों 9वें में कह रहा है कि एक्सेल कैपेसिटी, इसकी जो एक्सेल आती है वो 2 तरह का आता है। एक होता है नॉन एसी के लिए, जैसे कि हमारा नॉन एसी कोच है, जैसे कि जनरल कोच हो गया, स्लीपर कोच हो गया, तो वही सब जो है नॉन एसी कोच होते हैं। इसकी जो एक्सेल कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो 13 टन की आती है। और एक होता है एसी कोच, और जो हमारा ए होता है पावर कार, ठीक है ना, LWL-RR है, तो ये होता है एसी कोच। इसकी जो एक्सेल कैपेसिटी होती है वो 16 टन की होती है। कहीं कहीं इसका दिया रहता है 16.25 टन, तो कंफ्यूज मत होना, एक और ये दोनों लगभग सेम ही रहते हैं, 16.25 टन या 16 टन। इसमें रोलर बियरिंग जो होती है डबल रोल सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग होती है, ये ध्यान दीजिएगा कि डबल रोल सेल्फ अलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग इसमें यूज किया जाता है। एक्सल जो होता है सॉलिड एंड स्ट्रेट होता है, यानी कि जो इसका एक्सल होता है वो सॉलिड और स्ट्रेट होता है। अब इसका जो व्हील डायमीटर होता है, ठीक है, ये अगर नया रहेगा तो ये 915 mm, जब इसको कंडम कर देते हैं, ठीक है ना, जब घिस जाता है तो 825 mm पे इसको क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। वर्कशॉप जो रिलीज करता है तो 837 mm अगर रहेगा तो वर्कशॉप जो है जहाँ पे POS के लिए जाती है, पीरियाडिक ओवरहॉलिंग के लिए जाती है जब कोच, तो 837 mm देखते हैं, अगर मिनिमम है व्हील डायमीटर तो उसको जो है वर्कशॉप क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब हम 13 में देखेंगे तो इसमें क्या रहा है, शॉक ऑब्जर्वर प्रोवाइडेड ऑन द सेकेंडरी सस्पेंशन बिटवीन द बोलेस्टर एंड लोअर प्लेन ए 2 नंबर ऑफ ईच बोगी, यानी कि एक बोगी में जो है 2 शॉक ऑब्जर्वर प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये जो वर्टिकल शॉक आता है वर्टिकल वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, डैम्प आउट करता है, एब्जॉर्व करता है। 2 नंबर ऑफ द लेटरल शॉक ऑब्जर्वर आर बीइंग प्रोवाइडेड इन ICF बोगी टू बी यूटिलाइज्ड बाय द हाइब्रिड कोच, यानी जो हाइब्रिड कोच होता है, ठीक है, जिसकी जो कार सेल होता है, कार बॉडी होती है वो LHP रहती है, और नीचे जो बोगी होती है वो ICF की मॉडिफाइड होती है, तो उसमें जो है इसमें लेटरल शॉक ऑब्जर्वर भी प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें, और जो है एक बोगी में वो 2 नंबर के संख्या में रहते हैं। 14 कह रहा है कि वर्टिकल हाइड्रोलिक डैम्पर 2 नंबर्स ऑफ पर एक्सल बॉक्स वर्टिकल टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक डैश स्पोर्ट आर प्रोवाइडेड, यानी कि इसमें जो वर्टिकल जो डैम्पर है 2 नंबर में पर एक्सल बॉक्स में क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक डैश स्पोर्ट होते हैं, उस टाइप होते हैं, उससे प्रोवाइड किए जाते हैं। 15 में कह रहा है कि फिटमेंट ऑफ द ब्रेक ब्लॉक क्लैप्स टाइप ब्रेक ब्लॉक अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड विद यूज ऑफ द ब्रेक शूज हेड एंड ब्रेक बीम, यानी कि इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होती है वो क्लैप्स टाइप की होती है, यानी कि वो जो है चक्कों पर जा करके इस तरीके से होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए व्हील है, व्हील जैसे है ये सर्कुलर शेप में, यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक ब्लॉक अरेंजमेंट होता है, इसमें ऐसी ब्रेकिंग होती है इसकी, इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट इस तरीके से रहता है, इसको बोलते हैं क्लैप्स टाइप, यानी कि इसकी जो ब्रेकिंग होती है व्हील पे होती है। 16 का रहा है कि 2 नंबर ऑफ इक्वलाइजिंग स्टे रॉड पर बोगी आर यूटिलाइज्ड टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द लोअर प्लैंक एंड टू मेंटेन द लेटरल थ्रस्ट अकरिंग ड्यूरिंग रन। 17 का रहा है तो प्रोविजन ऑफ द एंकर लिंक 2 नंबर पर बोगी विद द प्रोविजन ऑफ द साइलेंट बुश आर प्रोवाइडेड डायगनली बिटवीन द बोगी ट्रेंजम एंड बोलेस्टर टू वर्क एज ए मीडिया टू ट्रांसमिट एंड ड्राइव द ब्रेकिंग फोर्स फ्रॉम ट्रॉली टू बॉडी एंड बॉडी टू ट्रॉली एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो हमारा ये प्रोविजन है एंकर लिंक का, तो एक जो है बोगी में ये दो की संख्या प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसका जो कनेक्शन होता है, तो ये होता है साइलेंट बुश विद प्रोवाइड, यहाँ पे जो होता है पहली बात ये डायगनली अपोजिट प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये जो होता है ट्रेंजम जहाँ पे होता है बोगी का, तो बोगी ट्रेंजम में ये फिट होता है, किसे फिट होता है, तो ये बोगी ट्रेंजम और बोलेस्टर के बीच में जो है ये फिट किया जाता है, ठीक है। टू वर्क एज ए मीडिया, इसका मेन काम ये होता है एंकर लिंक का, ये ट्रांसमिट करता है
जो हमारा जो ये ट्रांसमिट करता है ड्रैग एंड ब्रेकिंग फोर्स जो होता है, ठीक है। तो ट्रॉली टू बॉडी और बॉडी टू ट्रॉली में ये जो है ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स दोनों को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। अब 18 का रहा है तो पिस्टन स्ट्रोक इन कन्वेंशनल टाइप एयर ब्रेक सिस्टम 90 ± 10 mm एंड BM-BCB 32 mm शुड बी मेंटेन। यानी कि जो हमारा कन्वेंशनल टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम होता था तो उसमें जो पिस्टन स्ट्रोक होता था तो 90 ± 10 mm का होता है, और इसमें BM-BC है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है, तो उसका जो पिस्टन स्ट्रोक है वो 32 mm तक 32 mm होता है, मेंटेन किया जाता है 32 mm तक। 19 में कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ द रनिंग क्लियरेंस जो कह रहा है कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो डायमेंशन के बारे में बता रहा है तो इसका जो डायमेंशन दिया गया है तो उसमें बता रहा है यहाँ पे, तो ये जो है जैसे ए क्लियरेंस, तो जो ए क्लियरेंस है तो 13 टन, यानी कि जो नॉन AC है, ठीक है। तो अगर नॉन AC है तो नॉन AC में जो हमारा ए डायमेंशन है, ठीक है ना, तो ए होता है 43 + 0 - 3 mm, ठीक है ना। अब अगर 16 टन की है यानी कि AC वाला है तो AC वाले में होता है, यानी कि जो AC कोच है, ठीक है ना, तो AC वाले कोच में होता है 27 + 0 -3 mm, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा कि AC और नॉन AC इसमें दोनों में जो अलग अलग हमारे जो है ए डायमेंशन होते हैं। अब ए डायमेंशन मेजर कहाँ से करते हैं, इट इज़ द क्लियरेंस प्रोवाइडेड बिटवीन द एक्सल बॉक्स ग्राउंड एंड सेफ्टी बोल्ट, यानी जो हमारा एक्सल बॉक्स ग्राउंड है वहाँ से लेकर के जो सेफ्टी बोल्ट के बीच का जो एयर गैप होता है उसी को कहते हैं ए डायमेंशन, इसको कहते हैं ए क्लियरेंस। जो हमारा बी क्लियरेंस होता है ये कितना होता है, इट इज़ द क्लियरेंस टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन द बोलेस्टर टॉप, यानी जो बोलेस्टर का टॉप होता है एंड बॉटम ऑफ द सोल बार, यानी कि सोल बार का बॉटम और बोलेस्टर का टॉप दोनों के बीच में जो एयर क्लियरेंस होता है उसको कहते हैं बी क्लियरेंस। और ये कितना होता है, ये होता है 40 ±5 mm, ठीक है ना। सभी तरह के लिए होता, चाहे वो हमारा AC हो या नॉन AC हो, यानी कि जिसमें 13 टन की एक्सल हो या 16 टन की एक्सल हो, दोनों में 40 ± 5 mm होता है ये। राइडिंग इंडेक्स, राइडिंग इंडेक्स जो ICF में होती है, तो ICF में जो राइडिंग इंडेक्स होता है ये 3.25 से लेकर के 3.8 mm जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो 3.25 से लेकर 3.8 तक होती है, मैक्सिमम 3.8 तक जाता है, 3.5 नहीं है इसमें, 3.8 तक जो है मैक्सिमम जाता है, मिनिमम जो है 3.25 रहती है। इसकी राइडिंग इंडेक्स बहुत पुअर होती है LHB और वंदे भारत के कंपेयर में। 21 में कर रहा है ट्रस बार हैंगर, ये क्या करता है, इसका स्टैंड विद द डबल आई होल, यानी कि इसमें जो है डबल आई होल होता है, ठीक है। न्यू अगर रहेगा तो इसका जो लेंथ होगा वो 235 mm का रहेगा, ओल्ड जो हो जाता है 205 mm का ट्रस बार हैंगर में। अब देखेंगे हम यह जनरल डाया, जो जनरल डाया होता है तो इसका 120, देखिए दोस्तों 120 क्रॉस 113.5 में स्लीव माउंटेड, ठीक है। अब फिर यहाँ पे दिया हुआ है 120 क्रॉस 130.5 mm इन डायरेक्ट माउंटेड। और जनरल सेंटर जो होता है, यानी कि एक जनरल से दूसरे जनरल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये 2159.5 mm, यानी कि 2159.5 mm जो होता है जनरल सेंटर, एक जनरल से दूसरे जनरल के बीच का जो डिस्टेंस होता है एक ही एक्सल पे, ठीक है ना, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2159.5 mm। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि जो वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है ICF कोच में। तो ICF कोच में जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ ICF कोच, यानी कि जो वेट होता है ICF कोच में, ठीक है ना, वो जो है कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। तो देखिए पहले जो है जो वेट है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बॉडी फ्लोर में जाता है। बॉडी फ्लोर से वेट यहाँ ट्रांसमिट होता है बॉडी अंडर फ्रेम में,
ठीक है। बॉडी अंडर फ्रेम से फिर जो वेट है वो ट्रांसमिट हुआ बॉडी बोलेस्टर में गया। बॉडी बोलेस्टर में जाने के बाद फिर जो वेट गया यहाँ पे, देखिए दोस्तों, जो वेट यहाँ पे गया तो यहाँ पे दिख रहा है पूरा इस तरीके से लाइन, तो फिर इधर आया हुआ है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से फिर है ऐसे, फिर बॉडी साइड बीरर में गया। बॉडी साइड बीरर में जाने के बाद फिर गया है बोगी साइड बीरर, बोगी साइड बीरर। देखिए पहले बॉडी साइड बीरर में गया, फिर बॉडी साइड बीरर के बाद फिर बोगी साइड बीरर में आया, फिर बोगी साइड बीरर के बाद फिर जो है बोगी बोलेस्टर में गया। बोगी बोलेस्टर में जाने के बाद फिर यहाँ पे यूँ यहाँ से फिर यहाँ पर आया है, ठीक है। किस में गया यहाँ पे, बोगी लोअर प्लैंक में गया। बोगी लोअर प्लैंक में जाने के बाद फिर यहाँ पे जो है बोगी शोल्डर बार में गया। फिर बोगी शोल्डर बार में जाने के बाद फिर जो है एक्सल बॉक्स विंग्स में गया। एक्सल बॉक्स विंग में ट्रांसमिट होने के बाद फिर जो है जो वर्टिकल फोर्स जो है, वर्टिकल वेट जो है, फिर गया एक्सल बॉक्स हाउसिंग में। एक्सल बॉक्स हाउसिंग के बाद जो है रोलर बेयरिंग में गया। रोलर बेयरिंग के बाद जो है ये जर्नल में गया। जर्नल के बाद फिर यहाँ पे ट्रांसमिट होकर के फिर यहाँ पे आया, फिर एक्सल व्हील में गया। एक्सल व्हील में जाने के बाद फिर जो है डिस्क में गया। डिस्क में जाने के बाद फिर जो है एक ट्रैक पे गया। फाइनली ट्रैक के बाद फिर जो है ट्रैक किसके साथ कनेक्ट होता है, ग्राउंड के साथ, फिर फाइनली जो है ग्राउंड में चले गया। इस तरीके से जो है हमारा जो वेट होता है कोच का, तो इस तरीके से जो है ट्रांसफ़र होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ड्राफ्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आईसीएफ कोच, यानी कि जो ड्राफ्ट फोर्स होता है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। ड्राफ्ट फोर्स का मतलब ये होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे सब जो है बैगन एक कोच अटैच है एक दूसरे से, जिससे मान लीजिए रैक है पूरा 20-22 कोच का जो भी रैक रहता है, तो यहाँ पर जो है इसको स्क्रू कपलिंग के थ्रू जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, तो ये जो इंजन जो है इसको क्या करता है, खींचता है, तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट फोर्स, ठीक है। तो यानी कि जो खींचेगा तो यहाँ स्क्रू कपलिंग के थ्रू जो है इसको खींचता है, तो जब खींचेगा फिर ये जो है ये जो पूरे रैक हैं इसमें मूवमेंट हो जाता है और ये रैक चलने लगता है। तो वो जो है फोर्स कैसे ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि यहाँ स्क्रू कपलिंग से कैसे ट्रांसफ़र होकर के फाइनली हमारा जो है व्हील तक पहुँचा, जिसके जो व्हील डिस्क तक पहुँचा, जिससे कि मूवमेंट हो गया पूरे रैक में, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, पहले जो है स्क्रू कपलिंग फिर फोर्स आया, ठीक है। स्क्रू कपलिंग फोर्स किया, हेड स्टॉक आप अंडर फ्रेम, यानी जो अंडर फ्रेम में हेड स्टॉक है उस पर फोर्स ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद फिर गया वो सेंटर पिवट पे। सेंटर पिवट में जाने के बाद फिर यूँ आया बोगी बोलेस्टर पे। बोगी बोलेस्टर फिर गया एंकर लिंक से। एंकर लिंक से गया फिर बोगी ट्रेंजम में। बोगी ट्रेंजम में जाने के बाद फिर यहाँ पे आया बोगी शोल्डर बार में। बोगी शोल्डर बार में जाने के बाद फिर आया यहाँ पे डैशपोर्ट गाइड बुश में। फिर उसके बाद फिर आया डैशपोर्ट फ्लेंज में। डैशपोर्ट फ्लेंज में जाने के बाद फिर यहाँ पे आया एक्सल बॉक्स विंग में। एक्सल बॉक्स विंग के बाद फिर यहाँ पे गया एक्सल बॉक्स रोलर बियरिंग में। इसके बाद फिर गया यहाँ पे जर्नल में। जर्नल के बाद फिर यूँ आया, उसके बाद फिर गया एक्सल में। एक्सल के बाद फिर यहाँ पे गया व्हील डिस्क में। यानी कि इस तरीके से जब व्हील डिस्क में पहुँचा तो फिर हमारा जो है रैक है या कोच जो भी है वो क्या हुआ, मूवमेंट कर गया। यानी कि जिस डायरेक्शन में उसको ड्राफ्ट फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट कर गया, यानी कि जिधर इंजन खींच रहा है उधर वो मूवमेंट कर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसमिशन ऑफ आईसीएफ बोगी टू बॉडी, यानी कि जो बोगी टू बॉडी में ब्रेकिंग फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो क्योंकि दोस्तों ब्रेकिंग फोर्स का जो इनिशिएट होता है वो ब्रेक सिलेंडर से होता है। ब्रेक सिलेंडर से कैसे फोर्स लगता है कि ताकि जो हमारा मोशन होता है वो जो हमारी फाइनली जो बॉडी होती है, यानी कि जो कार बॉडी होती है वो फाइनली कैसे रुक जाती है, यानी कि ब्रेकिंग लगाने पे। क्योंकि ब्रेक तो हम लगाते हैं व्हील पे लगता है, फिर हमारा जो मोमेंट होता है बॉडी का, कोच बॉडी का या कार बॉडी का, तो फाइनली कैसे स्टॉप होता है, कैसे रुकता है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स जनरेट होता है वो ब्रेक सिलेंडर से जनरेट होता है। क्योंकि ये आईसीएफ है तो इसमें जो है BMBC होता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है, ठीक है ना। तो वहाँ ब्रेक सिलेंडर से फिर जब उसमें प्रेशर गया तो ब्रेकिंग अप्लाई किया, तो फिर क्या करेगा, पिस्टन रॉड पे जाएगा फोर्स। पिस्टन रॉड पे जाने के बाद फिर किस पे जाएगा, ब्रेक शाफ्ट पे जाता है। ब्रेक शाफ्ट में जाने के बाद फिर जो है वो हॉरिजॉन्टल लीवर पे आता है। हॉरिजॉन्टल लीवर पे आने के बाद फिर जो है वो सैग पुल रॉड पे जाता है। सैग पुल रॉड पे जाने के बाद फिर जो जाता है फोर्स वो
ट्रस बार पे जाता है। ट्रस बार पे जाने के बाद फिर जो होता है वो जो ब्रेक ब्लॉक लगे रहते हैं उस ब्रेक ब्लॉक पे जाता है। फिर ब्रेक ब्लॉक क्या करता है, व्हील के साथ अटैच रहता है, ठीक ना, 5 mm गैप पे। तो फिर जो है वहाँ ब्रेकिंग अप्लाई हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, व्हील को वो पकड़ लेता है, जिसको कि क्लैच ब्रेकिंग कहते हैं। तो उसके थ्रू उसकी ब्रेकिंग हो जाती है। तो व्हील को वो क्या किया, वो मतलब उसमें जकड़ दिया उसको, मतलब व्हील पे वो ब्रेकिंग अप्लाई कर दिया। उसके बाद व्हील के बाद फिर वो जनरल पे गया फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स। उसके बाद फिर जो है एक्सल बॉक्स पे गया। एक्सल बॉक्स पर डैशबोर्ड असेंबली में गया। डैशबोर्ड असेंबली के बाद फिर जो है ये बोगी सोल बार पे गया। अब देखिए दोस्तों, ये ऊपर तरफ मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इसको जाना है कहाँ पे, कार बॉडी तक। उसके बाद फिर जो है बोगी ट्रेंजम में गया। बोगी ट्रेंजम के बाद फिर जो है एंकर लिंक में गया। एंकर लिंक के बाद फिर जो है ये बोगी बोल्स्टर पे गया। बोगी बोल्स्टर पे जाने के बाद फिर जो है ये सेंटर पिवट पे गया। सेंटर पिवट जो है अटैच होता है किससे, बॉडी से। तो फिर ये बॉडी पे चला गया, यानी कि जो कार बॉडी है, कार बॉडी या कोच बॉडी जो है उस पे गया। इस तरीके से फाइनली जो है हमारा जो ब्रेकिंग फोर्स है वो कार बॉडी तक पहुंच गया। इस तरीके से जो है ब्रेकिंग होती है। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक्सल बॉक्स गाइड विद डैशबोर्ड अरेंजमेंट। यहाँ पर जो दिख रहा है एक्सल बॉक्स गाइड अरेंजमेंट दिखा गया है। इसमें देखते हैं कि एक्सल बॉक्स गाइड आर ऑफ द सिलेंड्रिकल टाइप वेल्डेड टू द बॉटम ऑफ द फ्लेंज ऑफ द बोगी साइड फ्रेम विथ क्लोज डायमेंशनल एक्यूरेसी। These guide together with lower spring seat located over the axle box wing। इसमें जैसा कि पूरा फिगर में दिखाया गया है, इसमें से पूरे जो है जितने पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि स्पेशल स्क्रू विथ सीलिंग वाशर, तो जो 1 नंबर है ये दिखा गया है यहाँ पे, ये होता है स्पेशल स्क्रू विथ सीलिंग वाशर। जो दूसरा नंबर दिखा गया है ये गाइड है, यानी कि यहाँ पे जो दूसरा दिखा गया है यहाँ पे ये क्या है, गाइड है। तीसरा जो दिखा गया है प्रोटेक्टिव ट्यूब कंप्लीट है, यानी कि तीसरा जो दिखा गया है यहाँ पे प्रोटेक्टिव ट्यूब कंप्लीट है। चौथा जो है अपर रबर वाशर, यानी कि फोर्थ जो दिख रहा है अपर रबर वाशर है। पांचवा जो दिख रहा है वो है टॉप स्प्रिंग सीट है, ये पांचवा जो है टॉप स्प्रिंग सीट है। छठा जो दिख रहा है उसको कहते हैं डस्ट सील्ड स्प्रिंग, यानी छठवां जो यहाँ पे दिख रहा है इसको कहते हैं डस्ट सील्ड स्प्रिंग। सातवां जो दिख रहा है उसको कहते हैं डस्ट सील्ड, यानी सातवां जो दिख रहा है उसको कहते हैं डस्ट सील्ड। आठवां जो दिख रहा है उसको कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग, आठवां जो दिख रहा है उसको हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। नौवां जो दिख रहा है उसको कहते हैं गाइड रिंग, नौवां जो दिख रहा है उसको कहते हैं गाइड रिंग। 10वां जो दिख रहा है उसको कहते हैं रबर पैकिंग रिंग, 10वां जो दिख रहा है उसको कहते हैं रबर पैकिंग रिंग। 11वां जो दिख रहा है उसको कहते हैं गाइड बुश, यानी कि ये जो है गाइड बुश है। उसके बाद फिर 12वां जो दिख रहा है वो होता है स्प्रिंग क्लिप, ये स्प्रिंग क्लिप होता है। 13वां जो दिख रहा है उसको कहते हैं कंपनसेटिंग रिंग, यानी जिसमें जो है कंपनसेटिंग रिंग पड़ती है, जो हाइट को एडजस्ट किया जाता है। फिर 14वां जो दिख रहा है उसको कहते हैं लोअर रबर वाशर, 14वां जो दिख रहा है उसको कहते हैं लोअर रबर वाशर। 15वां जो दिख रहा है उसको कहते हैं सेफ्टी स्ट्रिप, 15वां जो दिख रहा है उसको कहते हैं सेफ्टी स्ट्रिप। 17वां जो दिख रहा है उसको कहते हैं गाइड कप, यानी कि ये जो है 17 में इसको कह रहते हैं गाइड कप। इस तरीके से जो है एक्सल बॉक्स गाइड अरेंजमेंट होता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखिए कि यहाँ पे कह रहा है लोकेटेड ओवर द बॉक्स विंग्स एंड हाउस द एक्सल बॉक्स स्प्रिंग एंड आल्सो सर्व एज द शॉक एब्जॉर्बर। These guides are fitted with a guide caps having 9 holes of the diameter 5 mm equidistant through which oil in the lower spring seat pass under pressure during the dynamic oscillation of the coach and provide necessary damping to primary suspension to enhance better riding quality of coach. This type of rigid axle box guide arrangement eliminate any longitudinal to transfer relative moment between the axle box and bogie frame. The quantity of oil required to achieve 40 mm oil level above the guide cap in modified arrangement is approximately 1.6 liter and in unmodified arrangement is approximately 1.4 liter. As it is not possible in open line to distinguish between the modified and unmodified arrangement,
40 mm ऑयल लेवल इज स्टैंडर्डाइज फॉर बोथ। देखिए दोस्तों, जो हमारे कह रहा है जो डैशबोर्ड सिस्टम होता है, जो डैशबोर्ड जिसमें कि हम जो है ऑयल डालते हैं, उसमें जो चाहे मॉडिफाइड हो या नॉन मॉडिफाइड, सब में जो है 40 mm तक ऑयल जो है डाल देते हैं, ठीक है ना। और इससे किसमें कह रहा है जो मॉडिफाइड होता है तो उसमें लगभग 1.6 लीटर तेल पड़ता है, और जो नॉन मॉडिफाइड है वो 1.4 लीटर का लगभग तेल जो है डाला जाता है। और चूंकि हम इसको ओपन लाइन में नहीं देख पाते कि मॉडिफाइड है कि नॉन मॉडिफाइड, तो जो है हम उसको जो है लगभग जो है 40 mm तक जो उसमें तेल जो है डाल देते हैं, ठीक है। जो डैशबोर्ड सिस्टम होता है। अब हम देखेंगे एयर बेंड स्क्रू, ये क्या होता है। द ऑन द बोगी साइड फ्रेम डायरेक्टली above the dashboard, tap hole are provided for replacing oil in the dashboard. Special screw with copper exhaust washer are screwed on a tap hole to make air tight, ठीक है ना। एयर वेंट स्क्रू होता है जिसके थ्रू जो है उसको खोल करके जो है हम लोग तेल डालते हैं। अब इसमें देख रहे हैं बोगी बोल्स्टर सस्पेंशन, ये क्या होता है। तो देखिए, द बोल्स्टर रेस्टेड ऑन द bolster coil spring, two at the each end located on a lower spring beam which is suspended from the bogie side frame by means of the bolster spring suspension, जिसको बोलते हैं BSS, बोगी सेकेंडरी सस्पेंशन हैंगर ऑन आइदर साइड। द टू एंकर लिंक diagonally position are provided with a silent block bush. The link prevent any relative movement between the bogie frame and कोच बॉडी या कार बॉडी, ठीक है दोस्तों। ये जो होता है हमारा बॉडी, जो बोगी बोल्स्टर सस्पेंशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि BSS हैंगर कहते हैं, तो उसका मेन जो फंक्शन है यहाँ पे जिसका मतलब यहाँ पे दिखा गया है कि उसका मेन फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो उसका जो मेन फंक्शन है उसको हम एक बार समझा दे रहे हैं। तो क्या करता है, जब बोल्स्टर रेस्टेड ऑन द बोल्स्टर कॉइल स्प्रिंग, ठीक है ना, बोल्स्टर कॉइल स्प्रिंग रेस्ट होता है, फिर क्या करता है टू ऑन ईच साइड, यानी कि एक ही जो हमारा BSS होता है बोगी सेकेंडरी सस्पेंशन, तो एक साइड यानी कि एक बोल्स्टर में जो है दो की संख्या में मतलब दो की संख्या में होते हैं, और लोकेटेड होता है लोअर स्प्रिंग बीम, और जो अपर बोल्स्टर प्लंक होता है उसको क्या करते हैं कनेक्ट करता है, ठीक है, एक साइड में, ठीक है। और जो इसका और ये होता है कि टू एंकर लिंक आर डायगोनली पोजीशन आर प्रोवाइडेड इन साइलेंट ब्लॉक बुश, दे लिंक प्रिवेंट एनी रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द बोगी फ्रेम एंड कार बॉडी, यानी कि इसका जो हमारा एंकर लिंक प्रोवाइड किया जाता है तो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। इसका मेन फंक्शन एक और भी होता है कि ये क्या करता है कि जो रिलेटिव मूवमेंट होता है बोगी फ्रेम और कार बॉडी में, तो उसको क्या करता है प्रिवेंट करता है तो ज़्यादा उसमें मूवमेंट ना हो। अब हम देखते हैं स्प्रिंग। तो जो स्प्रिंग होती है, तो इन ऐसे बोगी हेलिकल स्प्रिंग आर यूज्ड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन में जो भी स्प्रिंग यूज किया जाता है वो हेलिकल टाइप का होता है, हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है ना। इस तरीके से स्प्रिंग का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है ना। और इसमें जो होता है द स्प्रिंग आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम पील्ड एंड सेंटरलेस ग्राउंड बार ऑफ क्रोम वैनेडियम क्रोम मोलिब्डेनम स्टील। ये जो मटेरियल यूज़ किया जाता है इसको मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि हेलिकल कॉइल स्प्रिंग होती है, तो दिया है क्रोमियम वैनेडियम एंड क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील की जो है ये स्प्रिंग जो होती है बनी होती है। कभी कभी पूछ लेगा कि स्प्रिंग जो होती है किस मटेरियल का बना होता है एग्जाम में, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि एक होता है मोलिब्डेनम स्टील, एक होती है क्रोमियम वैनेडियम, और एक होता है क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील, ठीक ना। सेंटर पिवट अरेंजमेंट देखते हैं क्या होता है। द सेंटर पिवट पिन ज्वाइन द बॉडी विद अ बोगी एंड ट्रांसमिट द ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स ऑन द बोगीज। इट डज नॉट ट्रांसमिट एनी वर्टिकल फोर्स, यानी कि सेंटर पिवट के थ्रू जो है कोई भी वर्टिकल फोर्स का ट्रांसमिशन नहीं होता। इट इज रिक्वायर्ड टू रबर साइलेंट ब्लॉक बुश विथ टेंड टू सेंट्रलाइज द बोगी विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी एंड some extent control and damp the angular oscillation of the bogie, यानी कि इसका जो सेंटर पिवट का मेन जो काम होता है वो तो यहाँ पे डिस्कशन की है, यहाँ पे और बता रहा है कि जैसे कि इट इज इक्विप्ड विद अ रबर साइलेंट ब्लॉक बुश विथ अटेंट टू सेंट्रलाइज द
bogies with respect to the body and some extent control and damp the angular oscillation of the bogie। यानी कि जो हमारा एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ बोगी होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ सेंटर पिवट का अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है, ये है हमारा सेंटर पिवट पिन है, ये जो है सेंटर पिवट पिन है, और ये जो है सीलिंग कैप है, यहाँ दिख रहा है सीलिंग कैप है। यहाँ पे दिख रहा है ये जो है बोगी बोल्स्टर है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये है हेक्स हेड स्क्रू एंड स्प्रिंग वाशर। यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़ दिख रहा है, ये है कॉटर जिसको कहते हैं बल्ब काटर, जिसके थ्रू यहाँ पे लगाया जाता है। और यहाँ पे जो है दिख रहा है साइलेंट ब्लॉक है, यहाँ पे साइलेंट ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ पे स्लीव लगाया गया है, यहाँ पे स्लीव है, यहाँ पे देखिए दोस्तों स्लीव है। फिर यहाँ पे जो है बॉटम कवर कंप्लीट है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये बॉटम कवर कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्प्लिट पिन यहाँ पे दिख रही है, यानी कि जो हमारा बल्ब काटर होता है फिर उसकी स्प्लिट पिन उसमें लगाया जाता है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है हमारा सेंटर पिवट का। अब हम लोग देखेंगे साइड बैरियर में। तो साइड बैरियर में क्या होता है कि साइड बैरियर अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ द मतलब कि मशीन स्टील बीयरिंग प्लेट इमर्ज इन एन ऑयल bath and a floating bronze bearing piece with a spherical top surface kept in it on both sides of the bogie bolster. The coach body rested on a top spherical surface of this bronze bearing piece through the corresponding attach on the bottom of the body bolster. The whole arrangement is provided with the cover to prevent entry of the dust in the oil sumps. देखिए दोस्तों, इसमें जो साइड बैरियर होता है, तो ये जो साइड बैरियर होती है, तो जो हमारा बोगी बोल्स्टर होता है इस तरीके से, उस तरीके से जो बोगी बोल्स्टर होता है, फिर यहाँ पे जो है हमारा सेंटर पिवट होता है, फिर आगे जा करके इधर जो बोगी बोल्स्टर होता है, ठीक है ना। तो बोगी बोल्स्टर पे इसका अरेंजमेंट होता है साइड, क्या बोलते हैं, साइड बैरियर का। तो साइड बैरियर में जो होता है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि यहाँ पे जो होता है एक मेटल प्लेट होती है, ठीक है ना। तो मेटल प्लेट का जो न्यू डायमेंशन होता है 10 mm होती है। जब ये घिस जाती है तो 8.5 mm पे जब हो जाती है, यानी कि 1.5 mm अगर ये घिस गई तो इसको क्या करते हैं, सर्विस से बाहर कर देते हैं। मेटल प्लेट के ऊपर एक होता है हमारा ब्रॉन्ज बीयरिंग पीस, ठीक है ना, जिसको ब्रॉन्ज पीस कहते हैं। उसका न्यू साइज जो होता है 45 mm होता है, और कंडम साइज जो होता है 42 mm होती है। यानी 42 mm हो जाएगी तो उसको कंडम कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो जो इस तरीके से ब्रॉन्ज बीयरिंग पीस होता है उसका हेमी स्फेरिकल डिजाइन होती है। तो इसी पे जो है हमारा जो कार बॉडी है, ठीक है ना, जो कोच का बेट है, इसी पे जो होता है, इसी के थ्रू उसका जो है ट्रांसफर होता है। यानी कि वर्टिकल फोर्स जो होता है, वर्टिकल फोर्स यानी कि जो कार का यानी कोच का बेट होता है, इसी ब्रॉन्ज पीस के जरिए साइड जो कि साइड बैरियर पे माउंटेड होता है, ठीक है ना। साइड बैरियर जो होती है उसी पे ब्रॉन्ज पीस होता है, मतलब ब्रॉन्ज पीस का मतलब कि एडजस्टमेंट होता है, उसी के थ्रू जो है हमारा वर्टिकल फोर्स का ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो और इसमें जो है साइड बैरियर इस जो सिस्टम होता है, पूरे इस सिस्टम में जो है इसमें आयल डाला जाता है, और आयल के साथ इसमें जो है कवर कर देते हैं ताकि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल न जाए, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे दिखाया है ये ब्रॉन्ज बीयरिंग प्लेट है जिसका नया डायमेंशन 10 mm होता है, कंडम 8.5 mm कर देते हैं। और ये जो दिख रहा है ये ब्रॉन्ज पीस है, जिसको ये ब्रॉन्ज पीस है, और ये जो पूरा दिख रहा है एक कार बॉडी है, ठीक है ना, कार बॉडी है, जो कि इसके साथ जो है यहाँ पे ऊपर इस तरीके से आ जाता है, ठीक है इसको। और एक जो है यहाँ पे जो बना रहता है सिंबल, इसको बोलते हैं ऑयल लेवल, ठीक है। इसका जो ऑयल लेवल है इस यहाँ देखते हैं कितना इसमें ऑयल है, और ये जो है फेल्ट है यहाँ पे। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं एंकर लिंक। एंकर लिंक का क्या होता है, एंकर लिंक क्या करता है, द फ्लोटिंग बोगी बोल्स्टर which support the coach body is held in a position longitudinally by the anchor link which are pinned to the bolster side and the bogie transom, ठीक है ना दोस्तों। One anchor link
इज प्रोवाइड ऑन ईच साइड ऑफ द बोलेस्टर डायगनली अक्रॉस, यानी कि जो एंकर लिंक होता है ये डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं। द लिंक कैन स्विल यूनिवर्सली टू परमिट टू बोलेस्टर टू राइज एंड फॉल एंड स्क्वायर साइडवर्ड्स। दे आर डिजाइन टू टेक ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स, यानी कि जो ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स होता है, ठीक है ना, उसको उसलिए डिज़ाइन किया जाता है, उसको ट्रांसमिट किया करता है बोगी टू बॉडी एंड बॉडी टू बोगी। एंकर लिंक आर फिटेड विद ए साइलेंट ब्लॉक बुश, यानी कि जो एंकर लिंक होता है साइलेंट ब्लॉक बुश से क्या होता है, फिटेड होता है। यहाँ पे दिख रहा है एंकर लिंक असेंबली किस तरीके से होती है। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए दोस्तों जो है एंकर लिंक दिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो है साइलेंट ब्लॉक है। अब दोस्तों हम देखते हैं साइलेंट ब्लॉक क्या चीज़ होता है। द साइलेंट ब्लॉक में देखते हैं दिस इज द सिंथेटिक रबर बुश फिटेड इन एंकर लिंक एंड सेंटर पिवट ऑफ आईसीए बोगी टू ट्रांसमिट फोर्स विदाउट शॉक एंड रिड्यूस नॉइज, यानी कि इसका मेन फंक्शन होता है, पहली बात ये साइलेंट ब्लॉक जो होता है नॉइज को रिड्यूस करता है, और ये जो ब्रेकिंग और जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको मतलब कि इसके थ्रू जो होता है बिना जो है शॉक विदाउट शॉक को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब हम लोग देखें हैं जो ब्रेक रिंगिंग सिस्टम होता है, जो ब्रेक रिंगिंग होती है वो क्या चीज़ होती है देख लेते हैं यहाँ पे। द ब्रेक रिंगिंग होती है, ब्रेक रिंगिंग इज प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कोच बाय ट्रांसफरिंग द ब्रेकिंग फोर्स फ्रॉम द ब्रेक सिलेंडर टू व्हील ट्रेड, यानी कि ब्रेक रिंगिंग का मेन फंक्शन होता है कि जो स्पीड को कंट्रोल करना होता है और एक ट्रांसफर करता है, जो हमारा ब्रेकिंग फोर्स होता है व्हील ट्रेड तक क्या करता है, इसको ट्रांसफर करता है। ब्रेक रिंगिंग कैन बी प्रोवाइडेड इनटू द टू ग्रुप, यानी कि जो है दो ग्रुपों द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। डेट इज पहला जो होता है बोगी माउंटेड ब्रेक रिंगिंग एंड कोच अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिंगिंग, यानी कि एक होता है बोगी माउंटेड ब्रेक रिंगिंग और एक होता है कोच अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिंगिंग, यानी कि दो तरह के ब्रेक रिंगिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं पहले में कोच अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिंगिंग। एक होता है इन 16.25 10, यानी कि जो एसी वाला कोच होता है, ठीक है ना, एक्सल लोडेड बोगी द 4 लीवर यूज्ड इन अ बोगी ब्रेक रिंगिंग आर ईच विथ लीवर रेशियो ऑफ 1:1.376, hence the total mechanism advance in the bogie is 5.504, ठीक है ना। In 13 ton axle load bogie the 4 levers used in a bogie brake ringing are each with lever ratio of 1:1, hence the total mechanism in advance in a bogie is 4, ठीक है। अब बोगी माउंटेड ब्रेक रिंगिंग जो होती है उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। द बोगी ब्रेक रिंगिंग हैज बीन मॉडिफाइड टू इनकॉर्पोरेट अ टोटल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 7.644 पर बोगी फॉर नॉन एसी एंड 8.40 बोगी फॉर एसी कोच, ठीक है। अब इक्वलाइजिंग स्टेट देखते हैं। इक्वलाइजिंग स्टेट जो होता है उसका मेन काम क्या होता है। दिस डिवाइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन अ बोगी बिटवीन द लोअर स्प्रिंग प्लैंक, यानी कि ये जो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे लोअर स्प्रिंग प्लैंक एंड बोलेस्टर टू प्रिवेंट द लेटरल थ्रस्ट ऑन द बोलेस्टर स्प्रिंग विच हैव नॉट बीन डिजाइन टू टेक द लेटरल फोर्स, यानी कि ये जो प्रोवाइड किया जाता है लोअर जो बोलेस्टर का लोअर स्प्रिंग प्लैंक होता है और बोलेस्टर के बीच ये जो है प्रोवाइड किया जाता है, और इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि प्रिवेंट करें जो लेटरल थ्रस्ट होता है, ठीक ना, जो लेटरल थ्रस्ट होता है उसको क्या कहता है कि लेटरल थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है इक्वलाइजिंग स्टेरॉइड को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। These link have pin connection at the both end and therefore can spill freely, ठीक है। बोलेस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन बीएसएस हैंगर, इसका मेन फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि
In a secondary suspension, the bolster is supported on a helical coil spring which are placed on a lower spring plank. The lower spring plank is suspended from the bogie side frame through BSS hanger on hanger block. ये जो होता है BSS का प्रोविजन दिया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं शॉक एब्जॉर्वर, जो वर्टिकल शॉक एब्जॉर्वर होता है वो क्या होता है। The hydraulic shock absorber with the capacity of the 600 kg at the speed of the 10 cm per second are fitted on a 13-ton bogies and 900 kg to work in a parallel in a bolster spring to provide damping for vertical oscillation। जो भी vertical oscillation होता है या vertical vibration होता है उसको डैम्प आउट करने के लिए जो है vertical shock absorber प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं लिफ्टिंग ऑफ द बॉडी फ्रॉम द बोगी। अगर बोगीज को लिफ्ट करना होता है तो उसमें हमको क्या क्या रिक्वायर्ड टूल होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिफ्ट करने के लिए जो है हमको पहला नंबर रिक्वायर्ड होते हैं यूज विद द यूज ऑफ द 4 नंबर ऑफ द मैकेनिकल जैक, यानी कि जो जैक होते हैं जिसके थ्रू जो लिफ्ट किया जाता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 10 टन ऑन ईच, यानी कि 10 टन का एक जैक होना चाहिए। अथवा और यूज ऑफ द 4 नंबर ऑफ द हाइड्रोलिक जैक, यानी तो 4 नंबर जो है हाइड्रोलिक जैक हो, ठीक है, या 6, या तो फिर जो है विथ यूज ऑफ द 2 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ट्रेवलिंग क्रेन, या तो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ट्रेवलिंग क्रेन हो जिसकी कैपेसिटी जो है 20 टन या 25 टन हो, ठीक है। डी कह रहा है कि विथ यूज ऑफ 4 नंबर ऑफ द वेटिंग जैक हैविंग द कैपेसिटी ऑफ द 20 to 25 टन ऑन ईच। अदर्स टूल्स में देख लेते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ द स्पाइनर होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ द हैमर होना चाहिए, वुडन वेट एंड पैकिंग होनी चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए, कंप्लीट सेट ऑफ द गैस कटिंग एंड वेल्डिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, टूल किट्स होने चाहिए। अब देखें आइटम टू बी डिस्कनेक्टेड बिफोर लिफ्टिंग द कोच, यानी कि कार बॉडी को अगर लिफ्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से आइटम को जो है डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो पहले देखिए यहाँ पे जो है पहला नंबर हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द सेंटर पिवट काटर इफ लिफ्टिंग इज बीइंग डन बाय EOT क्रेन और वेटिंग जैक, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ द अनस्क्रू ऑफ द सेंटर पिवट स्टेट, ठीक है। फिर अनस्क्रूइंग ऑफ द एयर वेंट स्क्रू ऑफ द डैशबोर्ड, डिस्कनेक्शन ऑफ द डायनमो बेल्ट, डिस्कनेक्शन ऑफ द सैक पुल रॉड, डिस्कनेक्शन ऑफ द लैटरल shock absorber if connected, disconnection of the axle box safety loop, disconnection of the commode if infringing, ठीक है, disconnection of the footboard, disconnection of the dummy carrier if infringing, ठीक है। और 10वां दिख रहा है, कह रहा है कि inserting required thickness of the wooden packing between the upper portion bolster and sole bar, ये सब हम लोग क्या करते हैं डिस्कनेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि बफर हाइट एडजस्टमेंट, बफर हाइट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। द काज ऑफ द लो बफर हाइट इन ICF कोचिंग स्टॉक से मेन कारण क्या हो सकता है। पहली बात एक्सेसिव वियर ऑफ द व्हील, यानी कि बहुत ज़्यादा उस पर जो है वेट है तो जो है ये बफर हाइट लो हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू द लॉस ऑफ द प्रॉपर स्टिफनेस ऑफ द कॉइल स्प्रिंग प्रोवाइडेड ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन, ठीक है। इसके कारण जो है बफर हाइट जो है कम हो सकती है, ठीक है ना। ड्यू टू द एक्सेसिव वियर ऑन अ साइड वियर मेटल एंड ब्रोंज पीस, यानी कि जो साइड वियर और मेटल और ब्रोंज पीस है उसमें एक्सेसिव मतलब ज़्यादा अगर वियर है तो वो भी जो है बफर हाइट जो है लो हो सकती है, ठीक है ना। अब इसमें कहते हैं पीस न्यू साइज एंड कंटिन्यू साइज, जो हमारा बफर प्लेट जो साइड बियर होता है तो उसका जो प्लेट होता है, ठीक है ना, तो स्टील मटेरियल बनी होती है, ठीक है ना। तो उसमें जो है अगर न्यू रहेगा तो वो जो है 10 mm का होता है, जो कंडम हो जाती है तो 8.5 mm का हो जाता है, ठीक है ना। और जो ब्रोंज पीस होता है तो अगर नया रहेगा तो 45 mm का होगा, जब कंडम हो जाएगा तो 42 mm का हो जाएगा, तो इसका क्या करेंगे कंडम कर देते हैं। डीम का रहा है ड्यू टू द एक्सेसिव वियर ऑन अ लिंक ब्रैकेट स्टोन एंड पिन प्रोवाइडेड ऑन सेकेंडरी सस्पेंशन अरेंजमेंट, मैक्सिमम बफर हाइट जो होता है ग्राउंड लेवल से एम्प्टी कंडीशन में वो जो है 1105 mm होता है। मिनिमम जो होता है बफर हाइट लोडेड कंडीशन में वो जो है 1030 mm होता है, ठीक है ना। मिनिमम बफर हाइट ऑफ द कोचिंग स्टॉक शुड नॉट बी लेस देन द 1090 mm एट द टाइम ऑफ द
रिलीजिंग ऑफ द कोच फ्रॉम द पीयूएच वर्कशॉप। अगर पीरियाडिक ओवरहॉलिंग के लिए गया है वर्कशॉप में तो वहाँ पे जो है मिनिमम जो है बफर हाइट को जो है आपको 10 से 90 रखना पड़ता है, इससे कम पे आप रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो होती है अनलोडेड कंडीशन में जो है 1105 mm बफर हाइट होती है। प्रोसीजर टू अचीव द बफर हाइट फॉर आईसीएफ कोच, यानी कि आईसीएफ कोच में जो बफर हाइट है उसको कैसे जो है हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। टू अचीव बफर हाइट स्टैंडर्ड साइज ऑफ द वुडन पैकिंग पीस आर यूज विथ ए कीप्ड बिलो ऑफ द कॉइल स्प्रिंग प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम, यानी जो प्राइमरी स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम होता है तो वहाँ पे जो है हम वुडन पैकिंग पीस को डाल करके जो है हम बफर हाइट को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगर व्हील है तो अगर नया व्हील है तो ये जो है 915 mm का होता है, और कंडम जो करते हैं तो ये जो है 825 mm पे जो है कंडम करते हैं, ठीक है, गलत दिया हुआ है, 825 mm को क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। अब देखिए हमारा व्हील डायमीटर जो है उसकी जो वो है, ये बता रहा है कि कितना व्हील डायमीटर होने पर जो हम वुडन पैकिंग डालते हैं वो कितने mm की डालते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि बिलो 879 से 863 यानी कि 889 mm से लेकर 863 mm है, ठीक है, तो हम जो है 13 mm की पैकिंग डालेंगे। अगर बिलो 863 टू 839 के बीच में है तो हम 26 mm की पैकिंग डालते हैं। अगर जो है 839 से लेकर के 819 के बीच में है तो जो है हम 38 mm का पैकिंग डालेंगे। अब बिलो अगर जो है 819 mm है, ठीक है, 819 mm से बिलो है तो जो है 48 mm पैकिंग डालते हैं। यानी कि जो आईसीएफ में जो पैकिंग पड़ती है ये 4 तरह की पैकिंग पड़ती है, 13 mm, 26 mm, 38 mm एंड 48 mm की पैकिंग पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है कुछ आज यहाँ पे कुछ कवर हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है तो उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।